बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो इससे पहले हमने तीन चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं। एक हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ी है और तीसरे नंबर पे हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन, और इसी टॉपिक का जो दूसरा नाम है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है 1864 में दो साइंटिस्ट गोल्डबर्ग और वेगे ने प्रपोज किया था, और ये लॉ कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट का मतलब है स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ ठीक है एक्टिव मैसेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब एक्टिव मैस क्या होता है ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि बाज़ औक़ात हमने जो टोटल कंसंट्रेशन ली होती है रिएक्टेंट की, जो कुल मिकदार होती है, उसमें से वो मिकदार जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है उसे कहते हैं एक्टिव मैस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। द कंसंट्रेशन विच एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के जो एक्टिव मैसेज हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आगे क्या लिखा है? रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। और ये जो कंसंट्रेशन हम लिखेंगे, जैसे ये देखिए मैंने कंसंट्रेशन लिखी हुई है ए ब्रैकेट में बी ब्रैकेट में, इनके ऊपर हम पावर्स लिखेंगे इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं। मैंने यहाँ पे अभी नंबर ऑफ मोल मेंशन नहीं किए, वो अलहदा सी इक्वेशन बनाऊंगा वहाँ पे मेंशन करूँगा। तो यहाँ पे इतनी सी बात याद रखें कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के। किसके एक्टिव मैसेज? रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज के। ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ये हमने एक रिएक्शन की एग्जांपल ली है कि A + B मेक्स C&D। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हम इसे RF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, और रिवर्स रिएक्शन के लिए RR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज़ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ऊपर वाली डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम रेट लिखें तो कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड B। ए और बी के जो एक्टिव मैसेज हैं इनको हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ब्रैकेट का मतलब है ये इनके एक्टिव मैसेज हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी क्या है? रिएक्टेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने RF रिप्रेजेंट कर दी है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करने के लिए इक्वल और एक कांस्टेंट आया है KF। KF के बारे में आप नोट कर लें, ये क्या होता है? इट इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ऐसे ही रिवर्स डायरेक्शन के लिए हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C&D, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए C और D क्या बन चुके हैं? रिएक्टेंट्स। तो इसलिए हमने ये लिखा है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C&D। अब हम क्या करते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं, इक्वल का साइन आ जाएगा, साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा KR। KR क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, KR। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं, RF की भी बन चुकी है, RR की भी बन चुकी है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। एज वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, RF इज इक्वल टू RR। अब हम क्या करते हैं? RF और RR की वैल्यू पुट कर देते हैं। RF यहाँ से ऊपर से हमने RF की वैल्यू ली, KF A एंड B, RR की वैल्यू ली KR C&D। यानी कि इस जगह पे RF की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है ये, और RR की वैल्यू पुट कर दी है ये, दोनों को इक्वलाइज कर दिया, ये इक्वेशन आ गई।
अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम कांस्टेंट्स को एक साइड पे कर लेते हैं, कंसंट्रेशंस को एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, ये हमने KF/KR को एक साइड पे कर लिया है, क्योंकि KR दूसरी साइड पे था ना ये, और जब इस साइड पे KR आएगा तो ये बटे में चला जाएगा, बन जाएगा KF/KR। इस तरह से KF/KR। ऐसे ही COD इस साइड पे था, और जब A और B इस साइड पे आएगा तो COD के बटे में आ जाएगा A और B। ये बन गई इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, KF/KR इज इक्वल टू CD एंड AB, CD डिवाइडेड बाय A एंड B। अब देखें, दो कांस्टेंट जब आपस में डिवाइड हो रहे हों, या आपस में ऐड हो रहे हों, या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, या मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उनकी मदद से हम एक नया कांस्टेंट बना सकते हैं। तो KF/KR को हमने नए कांस्टेंट KC से रिप्लेस कर दिया है, और KC क्या होता है, KC इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC। इसी को तो हम स्टडी कर रहे हैं, यही इस टॉपिक का नाम भी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ठीक हो गया। तो अब ये इक्वेशन क्या बन गई, KC इज इक्वल टू C इंटू D और A इंटू B। अच्छा, अब अगर हमारे पास इक्वेशन इस तरह से है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स A और B भी हैं, और इसके नंबर ऑफ मोल्स C और D भी हैं, तो हम KC की इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन है, जो एक्टिव मैसेज हैं, इनके ऊपर पावर के तौर पर मोल्स भी लिख देंगे। C के नंबर ऑफ मोल स्मॉल c, D के नंबर ऑफ मोल स्मॉल d, A के नंबर ऑफ मोल स्मॉल a, B के नंबर ऑफ मोल स्मॉल b। तो यहाँ पर ये KC की इक्वेशन कंप्लीट हो गई। तो ये था लॉ ऑफ मास एक्शन या KC। अब एक छोटी सी हेडिंग है, ये हेडिंग है जी, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि KC हम स्टडी कर रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का जो लॉ है KC, वो स्टडी कर रहे हैं किसके लिए, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जो नॉन आइडियल होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में पढ़े हैं। मैं एक हिंट दे देता हूँ, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं, और नॉन आइडियल वो होते हैं जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते। तो राउट्स लॉ को एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए यही इक्वेशन हम KC की बजाय KA लिख लेंगे। A क्या होता है, A होता है एक्टिविटी। क्यों एक्टिविटी का वर्ड यूज़ करते हैं, इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट ये आपकी बुक से पढ़ूंगा, और बुक से पढ़ के आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हेडिंग का नाम है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कहते हैं इट शुड बी मेड क्लियर एट दिस स्टेज दैट एक्सप्रेशन KC विच हैज़ बिन डिराइव्ड अबव। कहते हैं जो हमने KC की इक्वेशन पहले पढ़ी है ना, तो उसकी बजाय हम क्या करेंगे, वो है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल या डाइल्यूट, क्योंकि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ये आइडियल नॉन आइडियल की बात वहाँ से आप देख सकते हैं। तो कहते हैं ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, जो हमने KC की इक्वेशन पढ़ी है ना। ये सॉल्यूशन की बात कहाँ से आ गई, आप इससे परेशान नहीं होंगे। देखिए, सॉल्यूशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर रिएक्शन सॉल्यूशन में करवाया जाता है। कभी भी कोई चीज़ सॉल्यूशन के बगैर आपस में रिएक्ट नहीं करती। हम सॉलिड चीज़ों को आपस में मिला के रिएक्शन नहीं करवाते, जिस भी चीज़ को रिएक्शन करवाना उनका सॉल्यूशन बनाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो और आइडियल हो तो उसकी जगह पे हम KC लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं KC। लेकिन अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो तो फिर KC नहीं लिखना, फिर हमने KA लिखना है। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ KA क्या होता है। कहते हैं ये जो KC है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे अप्लाई नहीं कर सकते। हम KC कैसे लिखते हैं, KC ये होता है KC इज इक्वल टू, अच्छा इसके स्टाइल में मैं लिखता हूँ, ये भी फर्स्ट ईयर में लिखा हुआ है। जो KC होता है, C होता है फॉर कंसंट्रेशन। तो हम जो बड़ी ब्रैकेट्स लगाते हैं ना, उनकी जगह पे हम कैपिटल C भी लिख सकते हैं, C
और सी, ये बड़ी ब्रैकेट्स की जगह पे है। और जो ब्रैकेट के अंदर सी था, कैपिटल सी नीचे स्मॉल सी ऊपर, जो डी था कैपिटल डी नीचे स्मॉल डी ऊपर, जो ए था कैपिटल ए नीचे स्मॉल ए ऊपर, और जो बी था कैपिटल बी नीचे स्मॉल बी ऊपर। ये के सी इक्वेशन जो हमने अभी पढ़ी थी ना, ये वाली, सी के नंबर ऑफ मोल स्मॉल सी, डी के नंबर ऑफ मोल स्मॉल डी, ए के नंबर ऑफ मोल स्मॉल ए और बी के नंबर ऑफ मोल स्मॉल बी। इसी इक्वेशन की एक फॉर्म ये है। अगर सॉल्यूशन आइडियल हो तो फिर ये के सी लिखेंगे, अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो जाए तो फिर हम के सी की बजाय के ए लिखेंगे। ठीक हो गया। अभी तो इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि ये इक्वेशन हमने क्यों चेंज की है। अब आते हैं ये ए क्या है। ठीक है, कहते हैं इट अपीयर्स कंट्राडिक्टरी टू बेसिक थॉट ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। इन द केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में कहते हैं आमतौर पर, सॉरी ये मैं ऊपर वाले की पॉइंट पढ़ गया हूँ, ये नहीं यहाँ पे है। कहते हैं बेसिकली यहाँ पे हम ये के ए क्यों ले रहे हैं। ए होता है एक्टिविटी, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ए इज़ फॉर द एक्टिविटी इन दी स्पेशली केस ऑफ आयनिक रिएक्शन। कहते हैं ख़ास तौर पर जो आयनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें हमें एक्टिविटी यूज़ करना पड़ती है, ए यूज़ करना पड़ता है। एक्टिविटी क्या है, अगर हमारे पास 100 ग्राम है किसी चीज़ के, वो हम रिएक्ट करवा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्टिव मैस का जो कॉन्सेप्ट दिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर 100 ग्राम यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है 10 ग्राम सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हों। तो जब 10 ग्राम सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेट होने की वजह से, बाकी जो है वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है फिर सबको रिएक्ट करने का मौका मिलता है। लेकिन जब सॉल्यूशन कंसंट्रेट होता है सारे मॉलिक्यूल को रिएक्शन में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता। तो इस सूरत में जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम एक्टिविटी यानी कि ए से ज़ाहिर करते हैं। तो इस वजह से हम सी की बजाय ए का वर्ड यूज़ करते हैं फॉर कंसंट्रेटेड और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये एक नई इक्वेशन बन जाती है, के सी की बजाय के ए भी यूज़ किया जा सकता है। ये मैंने के ए इसलिए बता दी है, कहीं के ए लिखा हुआ आए तो आप उससे परेशान ना हो जाएं।